तो स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश महा एग्जिट पोल लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। अब हमारे साथ दो ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम और पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से भी हमारे साथ विशेष पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता रोहित पांडे जी, सपा नेता आरपी राजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी। मैं आप सभी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले हम एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, 5 राज्यों में अब की बार किसकी बन रही सरकार। यूपी में अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही सभी 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग हुई, जबकि मणिपुर में 2 चरणों और अन्य 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में सिर्फ एक चरण में ही सभी सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। वहीं अब सबको 10 मार्च का इंतजार है, जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे एक साथ घोषित होंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है और सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी संभाले हुए हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस का शासन है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। इसके अलावा गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। प्रदेश की बागडोर एन बीरेन सिंह के हाथों में है, लेकिन अब जब जनमत सबके सामने आने में कुछ ही वक्त बाकी है, तो इस बात को लेकर रोमांच लगातार बढ़ता ही जा रहा है कि आखिर कहाँ किसकी सत्ता बरकरार रहेगी और कहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। वैसे नतीजे आने से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे या तीसरे पायदान पर रहेगा। सभी अपनी पार्टी को नंबर 1 बता रहे हैं। खैर, अब कुछ ही समय शेष है। 10 मार्च को मतों की गिनती शुरू होते ही गुजरते वक्त के साथ ही 5 चुनावी राज्यों की हर एक धुंधली तस्वीर साफ होने लगेगी। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि किसका दावा सबसे दमदार था और किसका खोखला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40। इस तरह 10 मार्च को कुल 690 सीटों पर हुए मतदान की मतगणना होगी। आप अपने पसंदीदा चैनल स्वराज एक्सप्रेस पर 10 मार्च को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे तेज और सटीक नतीजे देख सकेंगे। वहीं नतीजों से पहले स्वराज एक्सप्रेस ने एग्जिट पोल भी किया है। साथ ही हम आपके सामने महा एग्जिट पोल भी रखेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अब की बार किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल से पहले स्वराज एक्सप्रेस पर ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि किसके सियासी भाग्य का उदय होगा और कहां निराशा छाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आइए, अब वक्त हो चला है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो अब 7वें चरण का मतदान भी थम चुका है। अब इंतजार है तो एग्जिट पोल का, उसमें लेकिन अभी वक्त है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ अनुमान कहता है, ज्योतिष क्या कुछ कहता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ रुख करेंगे मेहमानों का। हमारे साथ पंडित ज्योतिषाचार्य महाराज जी हमारे साथ विनोद गौतम जी हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं अरविंद तिवारी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी के पास में जा रहा हूं, विनोद गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपसे ही जानना चाहूंगा, सबको इंतजार है सर, हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, लगातार हमने चुनाव देखा है, सियासी किस्मत जो है लगातार दांव पर बनी हुई है। लेकिन अब 1 घंटे बाद एक अनुमान जिसको हम कहते हैं एग्जिट पोल, वो आने वाला है 7 बजे तक सर। लेकिन उससे पहले ज्योतिष क्या कुछ कहता है, किसके सितारे गर्दिश में जाएंगे और किसका 10 तारीख को सुबह जो सूर्य है वो उदय होने वाला है। पंडित जी आपसे समझना चाहूंगा। गौतम जी। गृह राज्यम प्रयक्षामी गृह राज्यम हरेण चौ, गृह ही राज्य देते हैं और गृह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ऐसे में ग्रह बल, उस समय का जो दिन है, शुभता है, जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन का बल, ये सभी बल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और चूंकि अलग अलग तारीखों में अलग अलग जगहों पर वोटिंग हुई है, तो जैसा कि माना जाए कि अगर हम उत्तर प्रदेश का ही ले लें, तो उत्तर प्रदेश में
अनेक तारीखों में कई बार चंद्रमा का भ्रमण कई स्थानों पर हुआ है, कई राशियों में हुआ है, जिससे जहां सत्ता पक्ष को हानि भी हो रही है वहां ज्यादा लाभ भी हो रहा है। जैसे कि अगर चार्ट देखा जाए तो 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी और इस दिन वृष राशि का चंद्रमा था। 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी, कर्क राशि का चंद्रमा था। 20 फरवरी को वोटिंग हुई थी, कन्या राशि पर चंद्रमा था। 23 फरवरी को वोटिंग हुई थी तो वृश्चिक राशि पर चंद्रमा था और 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी तो आधे दिन धनु राशि पर और आधे दिन मकर राशि पर चंद्रमा था। अर्थात आधे दिन दूसरे पक्ष के लिए वोटिंग हो रही थी और आधे दिन वोटिंग का प्रभाव दूसरे पक्ष के लिए था। तो कई ऐसे दिन भी थे जिस दिन मतलब पक्षता की ज्यादा, अब 3 फरवरी का ही ले लीजिए, 3 मार्च का ले लीजिए, तो इस दिन कुंभ राशि पर चंद्रमा था और अभी आज मेष राशि पर चंद्रमा है। अर्थात राजनीतिक राशि मंगल, जो कि कहा जाए कि ये राजनीतिक राशि है और राजनीतिज्ञों की ही राशि है। तो ऐसे में यहां पर सत्ता पक्ष को मदद मिल सकती है ग्रहों की, क्योंकि जो ग्रहों के जो योग संयोग हैं वो 23 तारीख को बहुत बलशाली है, इनके पक्ष में जा रहे हैं। 10 तारीख को भी शुभता दे रहे हैं, 14 तारीख को थोड़ा शुभता है, लेकिन ये 3 तारीख को थोड़ा सा शुभता पूर्ण स्थिति थी। 7 मार्च की भी शुभता बता सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि इसमें 300 से ऊपर, अर्थात जैसे अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग राशियों के प्रभाव में फिर देखा जाता है कि उस क्षेत्र में प्रत्याशी कौन है, उसके ग्रह क्या स्थिति दे रहे हैं, उसकी कुंडली क्या बोल रही है, क्योंकि ये कण कण की स्थितियां और भविष्यवाणी करना जरा मुश्किल होता है जी। तो जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लताविर भूमिर कड़ानी और प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अगर योगी जी के पक्ष में 300 से ऊपर सीटें जा रही हैं, अर्थात उनकी सरकार बन रही। मैं लाग लपेट करके किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। 403 सीटों में से 303 सीटें भी आ सकती हैं और यहां वहां उससे अगर अधिकता अगर होती है तो ये कोई ग्रहों की छोटी मोटी युति नहीं है जी। 403 में से 303 का एक आंकड़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, आपने जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन के हिसाब से राशियों पर चंद्रमा और ग्रहों की क्या स्थिति थी वो समझाने की कोशिश की है। सर हम आज भी समझना चाहेंगे, आज अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश में, 7वां चरण है, आज कहां चंद्रमा है और आपने कहा कि आज राशि पर मंगल है, तो ये मंगल किसका मंगल करने वाला है ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर जी। मंगल चूंकि कभी अमंगल नहीं होता है, अपने नाम के अनुसार ही मंगल होता है। मंगल राजनीतिक पक्ष में ज्यादा प्रबल होता है। तो देखा जाए कि आदित्यनाथ जी की राशि मेष, इनके प्रभाव में ज्यादा आ रहा है और मेष राशि पर ही मंगल है। तो देखा जाए तो आज की जो वोटिंग है वो इस पक्ष में ज्यादा जा रही है जी। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित अरविंद तिवारी जी, आपसे भी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर पंडित जी ने एक अनुमान बताया है और ये कहा कि 403 में से 303 सीटों का एक अनुमान जताया है, आपका ज्योतिष क्या कहता है सर, वो भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने आज से कोई लगभग 2 अक्टूबर 2021 को भविष्यवाणी की थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि मैंने पिछले बार भी 2017 में भी भविष्यवाणी की थी, तब 300 प्लस सीटें मैंने लिखी थी, लेकिन इस बार मैंने अनुमान के ठीक उलट लिखा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न और धनु राशि के जातक है, उल्टा भी कह सकते हैं धनु लग्न और मिथुन राशि के जातक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसकी कुंडली जो है वो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है, राशिगत दोनों का आप ध्यान से देखिए। मिथुन राशि के जातक हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप देखिए 2 अक्टूबर से उनकी कुंडली लगातार कमजोर चल रही है और उसके चलते सबसे पहले उन्होंने चुनाव के बारे में सोचा कि वो वेस्टर्न यूपी से चुनाव लड़ेंगे, फिर अयोध्या पे आ गए और अंतोदगतवा गोरखपुर चले गए, क्योंकि उनको एक सुरक्षित सीट की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, जब भी ये जो चुनाव की जो परिस्थितियां, जैसा विनोद जी ने भी बताया कि जिन तारीखों में चुनाव हुए हैं, निसंदेह, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। देखिए, मिथुन लग्न वृश्चिक राशि की पार्टी है, वृश्चिक राशि से चंद्रमा की जो स्थिति रही उसमें निसंदेह बीजेपी को लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा भी, परंतु मेरा अपना आकलन है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही साधारण बहुमत, मुश्किल से 180 से 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाली हैं, बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी से, बहुत ही
कठिन लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लड़ना पड़ी। और देखिए, एक आंकड़ा एक और बार बता दीजिए। मैं एक बार पुनः उसको दोहरा देता हूं, 180 से 210 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलना चाहिए। और उसके पीछे का आकलन आप समझिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में, हर जगह एक ही चेहरा था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गवर्न कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो है, लेकिन हम बात करते हैं मोदी सरकार की, यानी मोदी जी की बात करते हैं। तो यदि आप मोदी जी की कुंडली को नहीं देखेंगे तो आप हर गणना को बहुत कम करके आपको देखना पड़ेगा। मोदी जी की कुंडली का इंपैक्ट क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला, दूसरा, तीसरा चरण, आप तीनों चरण को देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की ओरिजिनल कुंडली बहुत कम लोगों के पास है, मैं चूंकि उनमें से एक आदमी था जब मैं दैनिक जागरण का इंचार्ज था मध्य प्रदेश का, तो अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उनसे मेरे को नरेंद्र मोदी जी की कुंडली प्राप्त हुई। और मैं हमेशा गणना उसी के आधार पर करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जैसे ही तीसरे फेज के बाद मजबूत होती गई, तो तीसरे फेज से लेकर आज तक, आज 7 तारीख तक, देखिए आज चंद्रमा जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली से छठे भाव में है, माने सबसे ज्यादा पराक्रम भाव में। पूर्वांचल का वो इलाका जिसको हम बनारस का इलाका कहते हैं, जौनपुर, बनारस, चंदौली, आजमगढ़, और आप सोचिए कि ये जो पूरा बेल्ट है जिसको पूर्वांचल का बेल्ट कहते हैं, इस पूरे बेल्ट में नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव के कारण आप देखिएगा ये जो 54 सीटों का जो आज वोटिंग हुई है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 38 से 40 सीटें जीतने जा रही है। माने आप देखिए कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जहां कुंडली खराब थी नरेंद्र मोदी जी की, उस समय आप वेस्टर्न यूपी में लगभग बीजेपी साफ मिलेगी आपको। मुजफ्फरनगर से आप शुरू कर लीजिए और आप आगरा तक आ जाइए। आगरा में श्रीकांत शर्मा जी को जीतना बेहद मुश्किल है। श्रीकांत जी की कुंडली बहुत कमजोर है, हालांकि मेरे पास उनकी ओरिजिनल कुंडली है। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल आप जीतेंगे। बेबी रानी मौर्य जो कि पहले राज्यपाल रही हैं, जो कि आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं, उनके भी जीतने की बात थी। ओम प्रकाश राजभर की कुंडली मेरे पास आई, उनने मेरे से पूछा कि भाई क्या मैं चुनाव जीतूंगा? मैंने कहा साहब चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है, जबकि वहां पर जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर राजभर वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोटों की चलते वो जीतेंगे, लेकिन उनका बेटा जो अरविंद राजभर है, जो कि बनारस के पास से चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव हारेगा। तो आप देखिए कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे मजबूत प्रत्याशी हैं जिनकी जो कि भारी भरकम बड़े चेहरे वाले हैं। जैसे मऊ में आज चुनाव हो रहा है, मुख्तार अंसारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जो कि सुभाष पास के उम्मीदवार भी हैं। और आप देखिए कि वो भी चुनाव हारेंगे समाजवादी पार्टी से। हालांकि वहां पर मुस्लिम यादव वोट बैंक अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन ज्योतिष कुल मिला के कुंडली में आपकी ग्रह स्थिति आपके विरोधी पार्टी के प्रत्याशी की तुलना में कितनी मजबूत है, तो ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी निसंदेह उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। परंतु जो 326 सीटों के साथ पिछली बार वो जीती थी, इस बार 312 और बाकी सहयोगियों के साथ मिला के 326 हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें कम होने जा रही हैं। इसीलिए मैंने लिखा, और पहले भी लिखा, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत खराब चल रही है। मिथुन राशि के जातक हैं, अभी भी शनि ठीक नहीं हुआ है, गुरु इस समय अस्त होके पड़ा हुआ है, धनु लग्न की कुंडली है। और आप देखिए कि बुध जब तक चुनाव होता रहा, बीच बीच में बुध कंबस्ट होके चलता रहा। यदि आपका राजेश सप्तम भाव, क्योंकि राजनीति में जो जनता आपको वोट देगी उसमें कहीं ना कहीं सप्तम भाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आपकी कुंडली में बुद्धि कंबस्ट होकर बैठा है तो आप देखिए बुद्धि ने काम नहीं करा और वो गोरखपुर गए, गोरखपुर के चुनाव में भी फंसे हुए हैं वो। आप सोचिए गोरखपुर में जो थंपिंग मेजोरिटी से उनको जीत मिलना चाहिए, तो वो जीत वहां पे भी नहीं मिल पाएगी। जीतेंगे इसमें दो राय नहीं, 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री को 1 लाख वोटों से जीतना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं परिस्थितियां योगी जी के साथ बेहद कमजोर चल रही हैं। इसलिए मैंने 1-2 बार लिखा भी है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे उत्तर प्रदेश के, इसमें बहुत बड़ी संदेह की बात है, क्योंकि कुंडली का उनका ठीक नहीं है। देखिए कुंडली इस समय यदि किसी की ठीक चल रही है तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह की कुंडली बहुत अच्छी है। मनोज सिन्हा जो कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि पिछले बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनकी कुंडली बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अप्रत्याशित निर्णय होते हैं। मिथुन लग्न की पार्टी है, अप्रत्याशित निर्णयों के लिए जानी जाती है वो पार्टी। तो अप्रत्याशित निर्णय जहां पर होते हैं
वहां पे हर चीज अचानक तरीके से होती है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई कुंडली गवर्न करती है तो वो केवल और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, जिसके चलते लगभग 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी चलिए, रोहित पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ विनोद गौतम जी भी, आचार्य जी मौजूद हैं। उन्होंने हालांकि 403 में से 303 का दावा किया है, लेकिन अरविंद तिवारी जी का कहना है कि ये 210 का एक अनुमान उन्होंने दिया है। क्या कहते हैं आप, कैसा आपका कॉन्फिडेंस है जब 1 घंटे बाद एग्जिट पोल आने वाले हैं? जो अनुमान है वो यकीन में कई हद तक बदल सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। क्या लग रहा है रोहित जी? देखिए, हम तिवारी जी का और गौतम जी का दोनों पूज्य संत हैं, हम दोनों लोग को प्रणाम करेंगे। ये उनके गणना के अनुसार जो भी है अपनी बातें रखे हैं। हमारा मानना है कि पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। हमारी लड़ाई समाजवादी, बसपा, कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई स्वयं से है कि मैं पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हूं कि उससे कम रखता हूं। दूसरी बात कि वोट परसेंट भी मेरा पिछले बार से ज्यादा आएगा। इस बार की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, कानून व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोविड काल में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेके जिस प्रकार से उनकी सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य की रही हो, चाहे आपके राशन की रही हो, मूलभूत जो भी समस्याएं थे उसको दूर किए हैं। और आप किसी भी गांव में जाइए, गरीब से मिलिए, कमजोर से मिलिए, पिछड़े से मिलिए, हर व्यक्ति एक चीज कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। और इसी कारण उत्तर प्रदेश में पुनः पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 312 से ज्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार लगभग में 40% मत मिला था, 39 कुछ था। इस बार मानिए कि हम 1-2% ज्यादा ही मत प्रतिशत साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आरपी राजन जी सपा से हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा सर, 312 का दावा बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं रोहित जी, उन्होंने किया है। क्या लग रहा है सर, कहां खड़ी आ रही है नजर साइकिल इस वक्त? आरपी जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तो स्वीकार कर लिया। पहले कहा था 350, फिर कहा 300, फिर कहा 275, और अब ये भी कह रहे हैं कि 175 भी आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हार स्वीकार कर ली है। 350 से घटते घटते 250 आ गए ये लोग, तो स्वयं स्वीकार कर ली, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, मुद्दों के साथ मतदान हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब किसानों की बात आती है तो 1 साल तक किसानों को जो है आंदोलन करना पड़ा। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो जो लोग संकल्प पत्र लेके आए, उसके दूसरे पन्ने पर लिखा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज अगर पूछा जाए तो एक नाम नहीं होगा, एक नाम अगर बता दे भारतीय जनता पार्टी कि किस किसान की आय दोगुनी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसानों को तो अनाथों की तरह छोड़ दिया गया रोड पर आंदोलन करने के लिए, काले कानून ला करके। और उस आंदोलन के दौरान मित्र लगभग 700 से 750 किसान शहीद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने अहंकार में थी कि एक भी किसी शीर्ष नेतृत्व ने खेद नहीं प्रकट किया उन 700-750 परिवारों के प्रति जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जो माताएं बहनें विधवा हो गई। किसी ने जो है ये नहीं कहा कि वो परिवारों के प्रति संवेदना अगर व्यक्त की हो तो ये बड़ी चीजें थी। और छुट्टा आज किसानों की जो दशा है वो छुट्टा जानवर, 20 दिन की 25 दिन की फसल होती है, 3-4 अंगुल की होती है, बेसहारा पशु उसको चटका जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये चीजें थी ही नहीं। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआती चुनाव के अंदर सफाया होता चला आया तो चौथे चरण के बाद कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि हम बेसहारा जानवरों से, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति रही कमोबेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। बात महिला सुरक्षा की जब आ जाती है तो पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, मुद्दों में हम बाद में बात करेंगे। मुद्दों पर तो हम इतने दिन से बात कर ही रहे हैं और मतदाता भी मुद्दों को ही लेकर इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचा है। मैं आंकड़ा जानना चाह रहा हूं, आप सपा की तरफ से क्या लग रहा है, कितने सीटों पर इस बार आ रहे हैं? रोहित जी ने कहा कि वो 312 से बढ़ रहे हैं, साइकिल कहां खड़ी है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 2 आंकड़ा सर, आंकड़ा एक अनुमान आपका।
350 के ऊपर रहेंगी सीटें। हम तो 400 कह रहे थे, 400, लेकिन हमारा जो मानना है 350 के ऊपर समाजवादी पार्टी, फिर उसी बात पे आज स्टैंड है कि 350 के ऊपर रहेंगे, 400 तक जा सकते हैं समाजवादी पार्टी। सुपड़ा साफ हो रहा, दहाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिएगा आगामी 10 मार्च को 2 दिन शेष है, वो तय हो जाएगा। क्योंकि तो मुद्दों की मैंने बात जिक्र इसलिए किया कि इन्हीं मुद्दों में मतदान हो रहा। कल आपने देखा होगा प्रयागराज से छात्र इस तरह निकले हैं, मैं लाखों की आपके संख्या पास में पहुंचूंगा और फिर इस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी अभिमन्यु त्यागी जी भी मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, क्या लग रहा है, एक तरफ बीजेपी 312 का दावा कर रही है, सपा 350 पे जा रही है। हालांकि इतनी सीटें तो ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं उन्होंने भी नहीं बताई हैं, लेकिन उनकी तैयारी है, उनका कॉन्फिडेंस है। सर, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है अभिमन्यु जी? लोगों को नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, यहाँ आचार्य जी बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी विचारधारा पर चुनाव लड़ी है। जहाँ एक तरफ धर्म और जाति पर चुनाव लड़ा गया है, हम जनता से जुड़े जो असली मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानी की बात हो, विकास की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, हम इन मुद्दों पर लड़े हैं। अपने मुद्दे से इधर उधर नहीं गए हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दे तो हम चुनाव मैदान में हैं। देखिए किस तरह से भड़काऊ भाषण इस चुनाव में दिए गए हैं, वो सबने देखा है। अगर सचमुच में भाजपा काम करती तो 80 बनाम 20, कब्रिस्तान, शमशान, अली, बाहुबली, बजरंगबली के मुद्दे पर चुनाव न लड़ रही होती। महंगाई का आलम यह है कि जो चाय की पत्ती 150 रुपए किलो थी, आज 500 रुपए किलो है। दूध महंगा, सरसों का तेल महंगा, 150 रुपए का सरसों 200 रुपए का है। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 का है। 400 का सिलेंडर 1000 का है। नमक की थैली महंगी, माचिस की डिब्बी महंगी, हर चीज महंगी। तो दूसरी तरफ रोजगार घट रहे हैं। 3 साल से पोस्ट की भर्ती नहीं हुई। 80,000 से ज्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन में बंद हो चुके हैं। तो ये सब चुनौती और ऐसी इनकम्बेंसी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हारने जा रही है, क्योंकि जनता को इन्होंने दुखाया है। जनता की अपनी कुंडली है, उन पे भी ज्योतिष कहीं ना कहीं लागू होता होगा। इन्होंने पीड़ा दी है, उस पीड़ा पे जरूर इन लोगों को जाना तय है। गंगा में बहती हुई लाशें जनता ने देखी है। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 में खरीदा है। ऑक्सीजन पे काला बाजारी हुई है इनकी सरकार में। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई है, तो सर ये जो जनता ने आपको कितना वोट दिए हैं उसका एक अनुमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आंकड़ा जानना चाह रहा हूँ, कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? कोई अनुमान देखिए, ज्ञान जनता के पाले में है। अब तो ज्योतिषाचार्य जी और आपके पे भी रिपोर्ट होगी, थोड़ी देर में बताने लगेंगे। वही बता सकते हैं 10 तारीख को सब चीज सामने आ जाएगी। सर वो तो आंकड़े बता ही रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह से एक स्टूडेंट जब पेपर देने जाता है सर, तो एक अनुमान उसे खुद से होता है कि हमने कितनी तैयारी की थी और कितना हमने पेपर सॉल्व किया है। तो आप जनता के बीच तक गए सर, वो अनुमान तो होगा ना आपके पास। कारण है किसानों ने पहले 2 चरणों में सरकार को सबक सिखाया है। आंकड़ा बताइए सर, आंकड़ा तो देखिए आप बता सकते हैं। आंकड़ा हमारे पास किस तरह के आंकड़ा हम अब से सिर्फ आधे घंटे बाद आपको बता रहे हैं सर, लेकिन आपकी तैयारी पूछना चाह रहा था। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, 7वां चरण है, वोटिंग 7 चरण की पूरी हो चुकी है। अब जिस तरह से हम अगर ज्योतिष की बात करें तो 403 में से 303 का दावा किया जा रहा है। तो अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो 210 का दावा कर रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत नजदीक से चुनाव देखा है सर, क्या लग रहा है 17 से 22 कितना अलग है और कहां कौन खड़ा नजर आ रहा है? आलोक जी। जी देखिए, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपने देखा था 2017 में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत मिली थी, जिसमें 264 सीटों का इजाफा हुआ था, वो दोबारा पाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी जीतें जो हैं इतिहास में ही मिलती हैं और कभी कभी मिलती हैं, और लहर किसी तरीके की होती है तो मिलती है। आपने देखा था उस समय की लहर चल रही थी, मोदी की भी चल रही थी, और साथ में उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिवारवाद के जो झगड़े थे और जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे, वो तमाम फैक्टर्स जो हैं इकट्ठे होते जा रहे थे, क्यूमुलेटिव होते जा रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा मिला। लेकिन इस बार बड़ा विचित्र है। अगर आप 2007 को देखें, पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार आई। 2012 को देखें, पूर्ण बहुमत की सपा की सरकार आई। 2017 को देखें तो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की आई। लेकिन जो 2022 है, इसमें बड़ा असमंजस है। असमंजस ये है, ना तो यहाँ पे किसी के फेवर की लहर चल रही है और ना ही सत्ता को बीजेपी को सत्ता से बाहर हटाने के लिए कोई लहर दिखाई पड़ रही है।
ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि ना तो आदमी जो है वो अनसर्टेनिटी में है कि जिस समय उसकी अंतरात्मा क्या करती है कि एक समय तो उसको लगता है कि हाँ महंगाई ज़्यादा है और रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उसको ये भी मालूम है कोरोना काल की वजह से जो आर्थिक दिक्कतें आई हैं, जो परेशानी आई है, उसका जो है खामियाजा उठा रहा है। लेकिन जब वोट में, जब मशीन में जब आप बटन दाबने जाते हैं तो उस समय जो है उसको कानून व्यवस्था और विकास भी दिखने लगता है। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है जिसको कहते हैं, जो कि आखिरी क्षण में होती है, मैंने एक नहीं कई वोटरों से देखा, काफ़ी बात करते हुए देखा, अपने साथ के लोगों को देखा, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ का भी एक परसेंटेज होता है कि कितना परसेंट जो है वो बदलती है। तो कुल मिला के इस बार कह पाना बड़ा मुश्किल है, असमंजस का चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके पास बहुमत था। हालांकि सरकार ने काफ़ी काम किए कानून व्यवस्था में, विशेषकर महिलाओं में, और कोरोना काल के समय में जैसा कि आपने देखा कि फ्री राशनिंग मिल रही है। विशेषकर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे, जहाँ पे आज 7वें चरण के जो चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे ये मुद्दे, महंगाई मुद्दा नहीं है उनके सामने, 2 जून की रोटी मुद्दा होती है कि उनको एक सुबह खा लेंगे, शाम को क्या होगा। तो ऐसे में जो फ्री राशनिंग आदि इत्यादि दी गई है वो एक महत्वपूर्ण काम करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के 7वां चरण बहुत ही दिलचस्प रहे। काफ़ी देखा गया कि बीजेपी का वोटर्स जो था वो काफ़ी साइलेंट था, और देखा गया है महिलाओं में विशेष रुचि देखी गई। साथ में देखा गया कि पोल पे जो है, पोलिंग बूथ पे थोड़ा सा पोलराइजेशन दिखाई दिया, जिसमें आपने देखा था कि दूसरे और तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते हिजाब का मुद्दा भी काफी गर्मा चुका था। तो कई फैक्टर्स आते हैं, लंबा चुनाव होता है, महीनों लगते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, तो कुछ कह पाना बहुत मुश्किल हुआ है। सर, यदि हम जिस तरह से आपने कहा कि कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने नजदीक से देखा है, अगर आंकड़ों पे हम जाएं तो क्या लग रहा है सर? आंकड़े अगर हम देखना चाहें तो क्या कहेगा आपका अनुमान? देखिए, आंकड़े तो यही कह रहा है कि पूर्ण जो सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी वो बीजेपी होगी। अब देखना यह है क्या वो 2002 का मैजिक आंकड़ा पार कर पाएगी या उसको छूने में जो है असफल रहेगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर ली होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि 180 से 210 के बीच में इनका वेरिएशन हो सकता है। जो मेरा अनुमान, जो मेरा 1977 से जो एनालिसिस करता मैं देखता समझता आ रहा हूँ, वो छोटा था उस समय, लेकिन जो बातें हमको सामने दिखाई पड़ी, बड़े होकर भी समझने की कोशिश की, तो ये नजर आ रहा है कि ये आंकड़ा 180 से 210 के बीच में रहना चाहिए। जी बिल्कुल सर, कहना मुश्किल है। चलिए, मैं पंडित जी के पास आ रहा हूं, गौतम जी आपके पास, तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश पे हम चर्चा जारी रखेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं, लेकिन उत्तराखंड का भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस बार उत्तराखंड का चुनाव भी ऐसा है, बड़ा कसम में चल रहा है। हालांकि हर बार ये होता था सर कि स्थिति साफ हो जाती थी, लेकिन इस बार जो 22 का चुनाव है, सबके मन में असमंजस है, कहां कौन खड़ा है। अब ये तो ज्योतिष से बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि आधे घंटे का समय मौजूद है हमारे पास। आधे घंटे में हम देखते हैं क्या कुछ होगा। गौतम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर तिवारी जी आपके पास। क्या कहता है ज्योतिष? पंडित जी देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी, और 14 फरवरी को कर्क राशि पर चंद्रमा था, और 70 सीटों में से लगभग 55 सीटें यहाँ पर भाजपा आएगी। 2 सीटें घट रही हैं पिछली बार से, और लगभग थोड़ा सा कमी हो रही है, लेकिन वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी, जो ग्रहों की जो चाल है, गति है। हम एक आपको एक बात बता दें कि जो ये भविष्यवाणियां हैं, ये भविष्यवाणियां लहरों के आधार पर हम बाढ़ की स्थिति नहीं बताते हैं, बदल देख करके हम बारिश नहीं बताते हैं, हम ग्रहों की स्थिति को देख करके ही बताते हैं। हमको ना कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य दल से कोई लेना देना नहीं है। हमने पूर्व में ही अभी 2022 के जो कैलेंडर आते हैं, पंचांग, हमारा पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, और उसी से निर्मित होने वाले लाला रामसूर रामनारायण पंचांग, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग इत्यादि, भुवन विजय पंचांग, सभी पंचांगों में हमने इन 5 राज्यों की आगामी चुनाव की पूरी भविष्यवाणी लिख दी है। आप चाहें तो संक्षिप्त में उसको भी देख लें। उसमें तो ये युद्धादि की भी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जो युद्ध की भविष्यवाणियां हमने की थी। तो हम कोई बदल देख के नहीं करते, ज्योतिष ऐसे नहीं होती है। एक चीज और मैं ध्यान से बताऊं कि जो हम विवाह इत्यादि से संबंधित जो संस्कार की स्थितियां जब हम जनपत्रिका में देखते हैं,
तो उस समय पर हम जन्म कुंडली पर विचार करते हैं। आयु के लिए विचार करेंगे, स्वास्थ्य के लिए विचार करेंगे, वो जन्म कुंडली की राशि से विचार करेंगे। लेकिन जब हम बैंकिंग या रोजमर्रा से संबंधित नाम राशि न चिंतित, उसमें हम जब कोई चीज, शास्त्रों में ये चीज का स्पष्ट उल्लेख है, तो जब हम किसी भी प्रकार का कोई पर्चा से संबंधित बात करते हैं जिसमें हमारा नाम हो, परीक्षा है, कोई किसी चीज का रिजल्ट निकलना है, किसी को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन लिखना है, जब ड्राफ्टिंग में कोई नाम होता है और उस नाम पर विचार करना चाहिए। तो मैं नहीं मानता हूं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका में हम मिथुन राशि पर विचार करें। हम उनकी वही राशि लेंगे जो उनकी नाम राशि है। और इस प्रकार से मैं सभी प्रत्याशियों के लिए ये चीज आज बता दूं कि इन सब कार्यों में हमको नाम राशि का ही महत्व होना चाहिए और नाम राशि ही देखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है। और ज्योतिष की ये भविष्यवाणियां, ये त्रिकाल दर्शनी विद्या सौम्य चित्तेन लभते निष्ठुरा खटकर्मी चौ नैव सिद्धति जन्मना। वो तीनों जन्म भी ले ले तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। हम लोग भविष्यवाणियां करते हैं, भविष्यवाणियों में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। कोई गपशप की बात या यहां वहां के करने से हमारी उन ऊर्जाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लहर देख करके या अन्य कोई अखबारों में छपी हुई जो बद्दल हैं उस देख करके हम वर्षा की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। लेकिन सर, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, जैसे आपने एक आंकड़ा बताया 55 का, इस आंकड़े का आधार क्या होगा? आधार में हम भी ये समझना चाहते हैं, आसान भाषा में ये लगाया कैसे जाता है? अगर जी उस दिन का, जिस दिन वोटिंग पड़ी थी, जिस दिन रिजल्ट 10 तारीख को निकलना है, हम उस दिन की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, उस दिन का ग्रह नहीं देख रहे, उस दिन का हम भाग्य बल देखेंगे। लेकिन जिस दिन वोटिंग पड़ी है उस दिन हम कर्म बल देखेंगे, उसका नाम के अनुसार कर्म बल देखेंगे। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 14 तारीख को, 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी। उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में था, अपनी स्वयं की राशि में विराजमान था। अतः वो सत्ता पक्ष को, जो वहां पर सरकार है, उसको मजबूत कर रहा है। ये सीधा से सीधा हमारा फंडा है। और कुछ ऐसे फंडे होते हैं, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो हमको पारंपरिक मिलते हैं। जैसे हमारे पिताजी हमारे पिताजी के गुरु थे और उनके पिताजी के गुरु थे और हमारे पिताजी हमारे गुरु थे। तो ऐसे हमको ये पारंपरिक, हमारा 200 साल पुराना ये कार्य है। तो कोई कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनको हम आपके टीवी के सामने बखान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी विधा है जो बहुत ही शांत ढंग से और मतलब शुद्ध मन से इसको मैं इस चीज को समझ रहा हूं पंडित जी। लेकिन आपने कहा कि आपने जो आंकड़ा बताया वो उस दिन जिस तरह से ग्रहों की स्थिति थी, ज्योतिष जो कहता है उसके हिसाब से आपने बताया। जिस दिन बालक परीक्षा देता है और वो पेपर में लिख देता है, क्या रिजल्ट के अब दिन उसका रिजल्ट के ग्रह उसको उसकी परीक्षा के अंक को बिगाड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं? नहीं। जिस दिन उसका परीक्षा हुई है, जिस दिन उसने कॉपी में पूरा लिखा है, वही अंक उस 10 तारीख को मिलेंगे उसको। लेकिन सर, आपने कहा रिजल्ट के दिन जो ग्रह बने हैं वो एक डिपेंड करता है, वो भाग्य बल। मैं ये भी जानना चाहता हूं, भाग्य बल क्या दे रहा है? तो सर वो 5 साल के काम पे डिपेंड करता है। जी हाँ, भाग्य बल क्या दे रहा है? भाजपा की पत्रिका। अब वहां पर क्या हो रहा है? भाजपा, सपा, इन सब की पत्रिका का उदय कब हुआ था? दूसरा, भाजपा के जो नायक हैं, जैसे आदरणीय तिवारी जी ने बोला कि ये नरेंद्र मोदी जी के जो मुखिया होता है उसके ग्रह विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसका भाग्य बल जो है तो विशेष स्थान रखता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भी भाग्य बल विशेष स्थान रखता है। वो प्रत्याशियों के नाम की राशि के आधार पर जब चंद्रमा विचरण करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है और वो एक आईना है, वो एक दर्पण है। जब हम लोग जब ग्रहों पर पूरा विचार करते हैं, पूरी नजर रखते हैं, और ग्रह चूंकि अंक से संबंधित है और ग्रहों की आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व को हम लोग जब जान जाते हैं तो ग्रह नाचने लगते हैं ज्योतिषी के सामने। तो हम लोग कोई, फिर से बोलूं, कि बदल देख के भविष्यवाणी नहीं कर रहे। चलिए, तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपका क्या कुछ ज्योतिष कह रहा है, आपका जो अनुमान है वो क्या कुछ कह रहा है उत्तराखंड को लेकर? क्योंकि पंडित जी ने तो 55 सीटों का दावा किया है, हालांकि उनका ये अनुमान है। आपका क्या कुछ अनुमान कहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष एक बहुत साधारण सा विषय है और उसमें कोई बहुत गूढ़ चीजें नहीं है। यदि आप ज्योतिष को देखिए, बोर्ड पे पढ़ाने वाली चीज है और आपने पूछा कि क्या तर्क और क्या आधार पे आपने गणना की, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली निसंदेह इसमें चंद्रमा की सबसे पहली भूमिका होती है। दूसरा, आखिरकार किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उनकी कुंडलियों का बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा, कौन सी पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, उस पार्टी का गठन किस तारीख, किस लग्न में हुआ है, उनकी भी कुंडलियां होती हैं। उसके आधार पे इन सभी का विश्लेषण करके आप
बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा हुआ, क्योंकि मेरा पिछले 20 सालों का मेरी जो भविष्यवाणियां हैं लगातार, एक आध दो को छोड़ दीजिए, अभी तक गलत नहीं हुई। चूंकि मैं कतई इस बात को नहीं कहता कि मैं कोई ईश्वर हूं या कोई बहुत ज्ञानी हूं, ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूं, उसको पढ़ के गणना करके बता देता हूं। और उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। उत्तराखंड में 2 लोगों के बीच में चुनाव था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों की कुंडली, एक धनु लग्न और एक कन्या राशि की पार्टी है, एक मिथुन लग्न और एक वृश्चिक राशि की पार्टी है। अब दोनों में जो नेता थे, एक हरीश रावत थे, दूसरे पुष्कर सिंह धामी थे। दोनों की कुंडलियां एक वृषभ लग्न और एक कर्क राशि के जातक हैं, दूसरा एक धनु लग्न और कन्या राशि के जातक है। अब तीसरी बात हम करते हैं, चूंकि इन दोनों के ऊपर भी 2 लोग मौजूद हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों चुनाव लड़ा रहे थे कांग्रेस को। एक धनु लग्न और वृश्चिक राशि की जातक हैं, एक मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जो है वो वृश्चिक राशि के जातक हैं। मैं चूंकि उनके लग्न को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, राशि भर बात कर सकता हूँ, ये बड़ी गोपनीय सी बात है। तो अब आप देखिए, इन सबका आप जब कंक्लूजन निकालते हैं तो वहां लड़ाई जो है पहाड़ में बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ी गई। मैं इस बात की घोषणा आपके चैनल पे करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत से केवल 1 या 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी को कहां खड़ा नजर देखिए? आम आदमी पार्टी को मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, 1 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी। और वहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, एक और पार्टी है जिसको उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से जानते हैं, यूकेडी भी वहां एक पार्टी है। बिल्कुल। और उस पार्टी को भी वहां पर 1 से 2 सीटें मिलने जा रही हैं। तो आप देखिए, निर्दलीय भी जीतेंगे, लेकिन जो बहुमत की स्थिति होगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से 1 या 2 सीटें ही ज्यादा मिल रही हैं। इससे ज्यादा की वहां पर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः बनने जा रही है। सर, जो आम आदमी पार्टी का वहां नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल, उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है वो भी हम बिल्कुल, मैं अजय कोठियाल साहब की कुंडली को भी बता देता हूं। धनु लग्न मेष राशि के जातक हैं वो, और कोठियाल साहब के नेतृत्व में इसमें दो राह नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गवर्न करती है अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी को लेकर, जो कि वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में उनका जन्म हुआ है। तो आप देखिए कि जिस समय चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी बहुत बेहतर नहीं कर पा रही थी। आप देखिए पंजाब में, जहां पर यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी, वहीं पंजाब में आप देखिए कि वो फंस गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी चूंकि उस समय जिस समय बनी थी उस समय बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज की तारीख में जो उसको गवर्न कर रहा है, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं। उनकी कुंडली अभी फंसी हुई है। हालांकि मंगल शनि इस समय 4 प्लेनेट उनकी राशि से नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभकारी है। चलिए सर, एक आंकड़ा भी आपसे मैं जान लूंगा, क्योंकि हमारे साथ गौतम जी ने तो आंकड़ा 55 का बता दिया है, लेकिन आपका आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है? देखिए, मेरा आंकड़ा, मैंने वही कहा, साधारण बहुमत से केवल 1 या 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलेगी। यही वहां की स्थिति बनने जा रही है। चलिए सर, आलोक सोती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड पे पहले मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश पर चलेंगे, और हमारे साथ रोहित जी और सपा नेता और कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोती जी, क्या लग रहा है उत्तराखंड में, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर, वो भी समझना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की जो पिछले 5 साल थे वो बहुत ही असमंजस के रहे, उथापतल के रहे। उनके पास 3 मुख्यमंत्री को उनको बदलना पड़ा। अंत में एक युवा पुष्कर धामी जी आए, जिनको बहुत कम समय मिला। हालांकि वो खटीमा से हैं, काफ़ी छात्र नेता भी रहे हैं और जमीनी पकड़ भी रखते हैं, कई बार जीत भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है, जैसा पंडित जी भी बता रहे हैं, और वैसे भी वहाँ की वर्तमान परिस्थितियों से लग रहा है कि वोटर अभी भी कंफ्यूज है कि वो किसको लाए। वो बदलना तो चाहता है, लेकिन बदल के जिसको लाना चाहता है उस पर उसका अभी उतना विश्वास नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है। चाहे आप यूपी का भी देखें, हम कहते हैं वोटर्स बहुत समझदार है। पिछले 15 साल से एक बहुमत की सरकार लाता है, उसको विश्वास है कि हमको जो है, सबको मालूम है जो खिचड़ी सरकार आती है उससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। लेकिन इस परिस्थिति में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, बड़ा कंफ्यूजन का है। क्योंकि पिछला जो 2 साल जो कोरोना में गुजरा है उसमें जो उसको तकलीफें हुई हैं, उसके बाद जो है, हालांकि हिंदुस्तान के जो आदमी है, जो मतदाता है, उनकी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी होती
होती है, जल्दी से चीजों को भूल जाते हैं, चीजें समान होती नजर आ रही हैं लेकिन बिल्कुल समान नहीं हुई है, इसलिए मतदाता बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अंत में जो उसकी अंतरात्मा की आवाज कहेगी वहीं पे वो बटन दाबेगा। तो जो पंडित जी भी कह रहे हैं वैसा भी एनालिसिस है, जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि बहुमत में तो बीजेपी आ सकती है, लेकिन बहुमत से कितना ज्यादा उनके पास वोट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जी चलिए, बीजेपी नेता हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और 7वें चरण पर आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार जो प्रतिशत है उसको देखकर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? किस तरह से आपने पार्टी में जिस तरह से अवलोकन किया होगा, पिछले बार के अगर मुताबिक हम देखें 2017 के मुताबिक 7वें चरण में कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि इस बार कई मंत्रियों की सियासी किस्मत का फैसला भी 6ठे चरण में और 7वें चरण में हुआ है। कितना कॉन्फिडेंट है रोहित जी? देखिए 7वें चरण में हम सारे चरणों से मैं इसको मानूंगा कि 7वें चरण से मैं 2017 में सबसे स्ट्राइक रेट हमारा कम था। इस बार हमें वहां स्ट्राइक रेट बढ़ाना था। जैसे आजमगढ़ जिले में पिछली बार हम 10 में 1 सीट पाए थे, इस बार कम से कम हम 5 से 6 सीट पाने जा रहे हैं। गाजीपुर में हम अपना रिकॉर्ड दोहराएंगे, यही मऊ में स्थित रहेगी। लगभग मानिए कि 2-4 सीट का मेरा प्लस ही रहेगा, वहां माइनस नहीं होगा। और ये इलाका सबसे ज्यादा 2017 के पहले माफियाओं, गुंडों, दबंगई सबसे ज्यादा इसी इलाकों में था। चाहे आपका मऊ का इलाका रहा हो या आजमगढ़, किस प्रकार से बदनाम था पूरे देश में। आज आजमगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाता है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करके आए हैं। तो वहां की जनता, आजमगढ़ की या अगल बगल के जिलों की जनता इसे मानती है कि पहले मैं आतंकवादियों के लिए जाना जाता था, यहाँ पर क्रिमिनल होते थे, यहाँ पर कट्टा बनता था, यहाँ पर बम बनता था। आज आजमगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाएगा। इसलिए वहां की जनता, वहां का युवक, वहां का किसान, सब लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और एक प्रकार से कानून व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। पिछली बार 2017 में कुछ भ्रमित भी थे और हम तो आजमगढ़ जिले में बहुत मेरा रिकॉर्ड खराब था। और 2000 पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां चरण भी हमारा स्ट्राइक रेट 75% से ज्यादा रहेगा। जी आरपी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 7वां चरण में वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्या लग रहा है आज के जो आंकड़े हैं, जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया है, क्या अनुमान है आपका? मुझे लग जाए आरपी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिमन्यु जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर 7वां चरण है, वोटिंग संपन्न हो चुकी है, प्रतिशत आपने देख लिया होगा। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? सत्ता उत्तर प्रदेश से जा रही है, जिस तरह से पिछले चरण में देखने को मिल गया कि किस तरह से इनका पूरा हमला इस समय बनारस में था, लेकिन इनके मन में चेहरे पर उदासी थी। उस बनारस में भी ये लोग हार रहे हैं, जनता इनको उखाड़ रही है और निश्चित तौर पर ही जनता की सरकार आ रही है। चुनाव भाजपावर्ती जनता था और जनता ने अपना काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अब मंच में पहुंचने वाली। जी सर, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं लेकिन आंकड़े नहीं बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आप आंकड़े तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा है कि इस बार तमाम चीजें आपने कही हैं, इसका आधार क्या है? आधार भी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आधार तो जनता खुद बता देगी। आप माइक लेके निकलिए ना जनता के बीच में। हम तो निकले सर, सबको हमने सबसे उसकी राय ली है, मतदाताओं की नब्ज भी टटोली और उसी आधार पे अब से 15 मिनट बाद हम एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। आपको अगर आंकड़े अभी नहीं क्लियर हो रहे हैं तो हम बता रहे हैं सर आपको आंकड़े 15 मिनट बाद। चलिए, हमारे साथ राजन जी सपा से जुड़ गए, क्या कुछ कह रहे हैं 7वें चरण में, क्या लग रहा है राजन जी? देखिए विकास जी, पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक मैं आपको बता दूं, पहले चरण में भी भाजपा साफ थी और आज 7वें चरण में भी भाजपा साफ हो रही है। उसका मैं तथ्य आपको दे दे रहा हूँ। वो तथ्य इस तरह के से है कि जो किसानों की समस्या है और महंगाई की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 14 में कि जब आप लोग मतदान करने जाइए तो घर में जो सिलेंडर उसको प्रदान करके जाइएगा माताओं बहनों। लेकिन आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी 400 वाला सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा प्रदान करके जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज वो माताएं बहनें जो 70 रुपए वाला सरसों का तेल वो 200 के ऊपर मिल रहा है, 50 रुपए वाली अरहर की दाल 150 की मिल रही, वो सब याद है। जिन लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, अगर
आज रोजगार दिया होता तो जो बात चल रही 2 जून के राशन और देने की बात चल रही है, तो इससे जाहिर साफ तौर पर क्लियर है कि बेरोजगारी की महंगाई बढ़ी हुई है, तब भुखमरी आ रही है। और ये स्थिति पूर्वांचल में मिर्जापुर में पत्रकार अगर खबर छाप देता है नॉन रोटी को, तो डीएम पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम करते हैं, ना कि उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। इन चीजों को जो झेला लोगों ने, सरकार की क्रूरता और निरंकुशता, कोरोना काल में पैदल चलते बूढ़े बच्चे नौजवानों पर जिस तरह से लाठी चलाने का काम हुआ था, वो लोग भूले नहीं है। 4 इंच की फसल होती है जब 20 दिन की, तो मवेशी चढ़ जाते हैं, तो बेसहारा जानवर, वो लोगों को याद है। 2:30 बजे रात में किसान अगर ठंड में, इस तरह की कड़ाके की ठंड में जनवरी और दिसंबर के महीने में मेट पर बैठ के रखवाली करता रहा, उन्हीं मुद्दों पे मतदान हुआ है। कल आपने देखा होगा प्रयागराज से जो बच्चे निकले हैं, वो बच्चे जिनको अभी पिछले माह बंदूक की फट से पुलिसिया आतंक से जो है हॉस्टल में घुस के जो है दरवाजा तोड़ के मारा पीटा गया, वो बच्चे रोजगार मांगने गए, तो बैंक लूटने नहीं गए थे, इस तरह से मारा गया। उन नौजवानों ने मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी की सरकार का आह्वान किया है। वो लोग मतदान करने गए, अपने घरों में जाकर के अपने परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को मतदान कराया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इन्हीं तथ्यों के साथ समाजवादी पार्टी के फेवर मतदान हुआ है और पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है और इस 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। चलिए, ये उनका दावा है। सपा से हमारे साथ थे। सोती सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। 7वां चरण यदि हम इस पर नजर डालें तो बहुत महत्वपूर्ण चरण था सर, क्योंकि तमाम जो सियासी लोग हैं, बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल सीट हैं, उन पर इसमें चुनाव हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री के खुद वाराणसी की बात की जाए, तो 7वें चरण में आपसे मैं जानना चाहूंगा इस बार जो मतदान प्रतिशत है और पिछले चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था, उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहा है आपका एनालिसिस सर? देखिए, जो पिछले 2017 में चुनाव प्रतिशत था वो करीब 60% के आसपास था और यहाँ इस बार 60% से कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखें 9 जिलों की स्थिति को देखें, जिसमें 4 आपके पास प्रमुख बड़े जिले हैं। एक आजमगढ़ जहाँ 10 सीटें थी, गाजीपुर जहाँ 7 सीटें थी और जौनपुर जहाँ 9 सीटें थी और बनारस जहाँ पे जो है 8 सीटें थी। पिछली बार 2017 में बनारस ने क्लीन स्वीप की थी 8 सीटें और सोनभद्र जहाँ पे 4 सीटें थी उस पर भी क्लीन स्वीप की थी। आजमगढ़ पे जो है इनके पास एक ही सीट थी बीजेपी के पास। लेकिन अगर पूरी तरह आंकड़ों पे एनालिसिस की जाए तो अगर कहीं इनको घाटा भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो 7वां चरण है वहां पे जो छोटी जाति हैं, देखिए पिछड़े वर्ग के 3 वर्ग होते हैं। एक होता पिछड़ा वर्ग, एक होता अति पिछड़ा वर्ग, एक होता सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है वो इस इलाके में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसमें कि आप निषाद कह सकते हैं और राजभर कम्युनिटी है, ये सब इसके अंदर आती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इसलिए उनका काफी अच्छा योगदान वहां पे रहा। उससे पहले हालांकि वो वहां पे बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, चुनाव तक नहीं जीत पाते थे, काफी लंबा उनका राजनीतिक करियर हो गया था। लेकिन जब बीजेपी के साथ आए तब वो चुनाव जीत पाए। इस बार वो सपा गठबंधन के साथ हैं, तो देखने वाली बात है कि जो उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कितना उनके साथ हैं। लेकिन साथ में देखा गया है कि जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं बहुत ही कुशल हैं, काफी चीजें उन्होंने घेर रखी। वहां पे कालीचरण राजभर जो कि बसपा के थे, जो कि 2 बार जीत चुके थे और 2 दफे पिछले 2 बार से सेकंड पोजीशन पे रहे थे, उनको उतारा। वहीं मायावती जी ने शादाब फातिमा जी को उठाया जो कि 2012 में सपा से जीत चुकी थी। अब इस अगर वहां के जो हरिजन वोट और मुस्लिम वोट भी जो उनके साथ जो है उनके साथ इंटैक्ट है, क्योंकि शादाब फातिमा जी जो है मंत्री भी रही थी, तो उस समय जो है ओम प्रकाश राजभर जो है वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं अपने ही घर में अपने हाथी से। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी को अगर बहुत ज्यादा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आता है तो बीजेपी ने जो 33 सीटें प्राप्त की थी 54 में, उसमें कम ज्यादा तो हो सकती हैं क्योंकि काफी एक्सट्रीम पे पहुंच चुके थे। लेकिन कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उनका जो है फिर से सुपड़ा साफ हो जाए, इसलिए एवरेज बना के रहेगा और इनका काम चलता रहेगा। बिल्कुल, एवरेज की बात की है। चलिए, अब हमारे साथ 3 राज्य और बचे हैं, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और मैं पंडित जी का रुख करूंगा। सबसे पहले अरविंद तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंजाब की हम बात कर रहे हैं सर, 117 सीटें हैं। यदि पिछले नतीजों पे जाएं तो बीजेपी को 3 मिली थी, कांग्रेस को 77 मिली थी, आपको 20 मिली थी। इस बार ये अनुमान क्या कह रहा है और ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल मैंने लगभग 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि कैप्टन साहब कांग्रेस छोड़ के अपनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे और आप देखिए वो लगभग सही भी हुई और चुनाव में दोनों ने गठबंधन भी किया। मेरा जो अपना आकलन है, मैंने बहुत पहले इस बात को कहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी को 35 से 38 सीटें
पंजाब में प्राप्त होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि हंग असेंबली आने वाली है। पंजाब में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे जो पार्टी रहेगी वो कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस की जो सीटों की स्थिति रहेगी वो 32 से 35 के बीच में रहेगी। आम आदमी की जो सीटें हैं वो कांग्रेस से 8 से 10 सीटें ज्यादा रह सकती हैं। तीसरे नंबर पे जो पार्टी रहेगी वो अकाली दल रहेगी, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल को 22 से 25 सीटें वहां पर मिलेंगी पंजाब में। और चौथे नंबर पे चूंकि अमरिंदर सिंह और बीजेपी दोनों मिलकर लड़े हुए हैं, तो आप देखिए कि अमरिंदर सिंह और बीजेपी को मिलकर 17 से 22 सीटें दोनों को मिलाकर मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये सीटों का टोटल हुआ। परंतु जो चुनाव के बाद की परिस्थिति होगी, जो मैंने बहुत पहले लिखा था, 1 साल पहले लिखा था, कि कैप्टन साहब, चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, चंडीगढ़ नगर निगम में जो मेयर का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पे थी, लेकिन मेयर बीजेपी का बना। वही स्थिति इस बार पंजाब में फिर से दिखाई देगी। और मुझे लगता है कैप्टन साहब जो कि चौथे नंबर की पार्टी होंगे और वो वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। और पंजाब में समय की हमारे पास कमी है, थोड़ा मैं और कर लें, और हम इसके बाद फिर मणिपुर और गोवा की मैं गोवा की भी बात आप कहें तो तीनों बताए जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, गोवा में भी वही स्थिति है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत चूंकि 40 की विधानसभा है वहां पर, तो मेरा अनुमान है कि 17 से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन मणिपुर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, एक चीज, बहुत एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आपने सीटों का दावा किया उसका आधार आपने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसको लेकर आपने कहा। तो सर, पंजाब का चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा है, फिर यहाँ ये सीटें क्यों घट रही? नहीं, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की कुंडलियां मैंने आपको बताई। सबसे पहले ऊपर आपको कहा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, उसके बाद मैंने आपसे कहा स्वतंत्र देव सिंह साहब की कुंडली है, और तीसरे नंबर पर यदि कुंडली आती है तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है। क्योंकि एग्जैक्ट कुंडलियां हम लोग इकट्ठा करते हैं, हमारे पास कुंडलियों का बहुत बड़ा बैंक है। मेरे पास लगभग जो है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं सबकी एक्चुअल कुंडलीज है मेरे पास। अब आप आते हैं पंजाब पर। आपने कहा पंजाब में क्यों स्थिति होगी, कैप्टन साहब की कुंडली को पकड़ लीजिए। देखिए, कैप्टन साहब चूंकि इस समय लीडर, चूंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रही हैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है किसका? कैप्टन साहब की पार्टी का। कैप्टन साहब की पार्टी पे आइए। कैप्टन साहब की जो कुंडली है वो धनु लग्न मेष राशि की कुंडली, सॉरी कर्क लग्न और धनु राशि की कुंडली है। तो आप देखिए, कैप्टन साहब की कुंडली इतनी ज्यादा प्रबल है, उनकी कुंडली में इतना जबरदस्त योग है। हालांकि उन्होंने लगभग 60 से ऊपर प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं जी, लेकिन प्रत्याशी उतने जीतने वाले नहीं है जितना कि वहां जीतना चाहिए। ये बिल्कुल अनुमान कहता है। गौतम जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा तीनों स्टेट्स के बहुत संक्षिप्त में। जी सर। तीनों स्टेट की बात की जाए तो जहां तक मणिपुर की बात करें तो वहां पर 26 फरवरी को वोटिंग हुई थी, अर्थात परीक्षार्थी ने वहां परीक्षा कॉपी लिखी थी। भले 10 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन वो तो उसका भाग्यफल उसमें बंद हो चुका है। अर्थात 27 तारीख को ये 2 भागों में चंद्रमा था। इस दिन जो चंद्रमा था वो धनु राशि पे और मकर राशि पर, इन दोनों राशियों पर था। 12 बजे के बाद चंद्रमा मकर राशि पर चला गया था। अर्थात ये जो दिन का प्रभाव है वोटिंग का, ये 2 भागों में बट गया है। और यहाँ पर 60 सीटों में मणिपुर में चुनाव हुए थे, जिसमें से देखा जाए तो यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, चूंकि जो चंद्रमा है वो इस दिन 2 राशियों में था, और चूंकि सिंह राशि इसकी बन रही है इस प्रदेश की, क्योंकि उस प्रदेश की जो ग्रह स्थिति है उसके अक्षांश और रेखांश के आधार पर ग्रहों का ग्रह बल देखा जाएगा, कर्म बल देखा जाएगा। तो उस दिन किस पार्टी का कर्म बल ज्यादा था, तो देखा जाए तो वहां पर मणिपुर में अगर सत्ता पक्ष, क्योंकि राजा की कुंडली पहले बांटी जाती है, वहां पर देखी जाती है, फिर वहां पर राज्य की कुंडली निर्धारित होती है, क्योंकि राजा बदलते रहते हैं लेकिन राज्य नहीं बदलता है। तो बहुत प्रतीक्षित है, इसमें भाजपा को 35 से ऊपर सीटें आएंगी। और पंजाब की जहां तक बात की जाए तो वहां 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी, और वहां पर कर्क राशि पर चंद्रमा था, अर्थात स्वयं की राशि पर चंद्रमा था। तारीख को वोटिंग। तो पंजाब में 14, जैसा कि आप लोगों ने मुझे आंकड़ा बताया है या जो भेजा है कि पंजाब में 14 तारीख को वोटिंग हुई और 20 तारीख को वोटिंग हुई है। तो देखा जाए तो 20 तारीख को कन्या राशि पर चंद्रमा था, और कन्या राशि भी कोई विशेष राशि नहीं है, बाल्यावस्था वाला इसका जो राशि का स्वामी बुध है,
ये कोई विशेष जोर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में कुछ खिचड़ी टाइप की स्थिति पकेगी और वो सभी को बटेगी, अर्थात थोड़ा थोड़ा सभी लोग प्रयास करके और यहाँ पर सरकार बनाएंगे, तो सत्ता पक्ष को यहाँ लाभ कम हो रहा है। अर्थात जो अभी कांग्रेस की सरकार है तो उसको लाभ कम हो रहा है। गोवा के लिए जरूर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में दे रहे हैं। यहाँ शायद 14 तारीख को ही वोटिंग हुई थी, अगर आपने जो आंकड़ा दिया है तो 14 तारीख को वोटिंग होने में ये कर्क का ही चंद्रमा बता रहा है। कर्क का चंद्रमा जहां पर था वहां पर सोचिए कि राजा को और राज्य को अर्थात सत्ता पक्ष को लाभ की स्थिति बन रही है। 40 सीटों में से लगभग 28 से 30 सीटें भाजपा यहां पर ला सकता है, क्योंकि देखा जाए सम्यक विभूति बरवाहन क्षत्रियानम संयमंगता पिसुतानि तस्यो धन कंचन लाभ। अगर चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो मिष्ठान पान सैनासन भोजनानी और चंद्रौ ददाति धन कंचन भूमि लाघवम। गोवा का विकास तो बहुत होना है जी। तो ये अनुमान था। हमारे साथ पंडित जी ज्योतिषाचार्य जी थे जिन्होंने कहा, और ये भी कहा जाता है ग्रह विज्ञान में है और विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था ज्ञात पर विश्वास। पंडित जी का ये आकलन है, उन्होंने ग्रह के हिसाब से देखा, चंद्रमा के हिसाब से देखा, कुंडली के हिसाब से देखा। हालांकि अब ये देखना है कि चला कोई कैसा है, महत्वपूर्ण यह है कि पहुंच कौन रहा है। इसलिए कहा जाता है ना कि करना फकीरी नामन गिरी सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, पैदल कोई दिन चलना जी। कोई कैसे चला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पहुंच कौन रहा है वो महत्वपूर्ण है। और ये आंकड़े अब हमारे साथ अनुमान में एग्जिट पोल के बारे में आने वाले। फिलहाल पंडित जी आपका, गौतम जी आपका, तिवारी जी आपका, रोहित जी आपका, आजम जी आपका, और आरपी जी आपका, आलोक जी आपका और अभिमन्यु जी आपका, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हमें समय देने के लिए। तो अब वक्त आ चुका है एग्जिट पोल का। खास पेशकश में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और ब्रेक के बाद महा एग्जिट पोल लेकर आपके साथ होंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी एसपी त्रिपाठी जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट रहे हैं।